नमस्कार। सफर संविधान का बदस्तूर जारी है और मैं आपके साथ हूं संदीप यश। आज हम बात करेंगे तीसरे एपिसोड में 70 के दशक की। 70 के दशक वो दशक है जिसमें सीआरपीसी एक्ट 1973 लाया गया। बात हुई बंधुआ श्रम कानून की। ये वो दशक है जिसमें और भी बहुत जरूरी अधिनियम लाए गए। कई बहुत जरूरी संवैधानिक संशोधन भी हुए। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं सीआरपीसी एक्ट से। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भारत में अपराध कानून की धुरी है। इसे आम बोलचाल में सीआरपीसी भी कहते हैं। 1973 में आए इस कानून को 1974 में लागू किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता को समझने के लिए एक आम इंसान के व्यवहार को समझना जरूरी है, यानी हमारे आपके। देश का कानून हमें नकारात्मक काम या हरकतों से परहेज करने को कहता है। ये काम अपराध की फेहरिस्त में आते हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले व्यक्ति को फिर सजा भुगतनी पड़ती है। इसे दंड कहा जाता है। जिन व्यवहारों को अपराध श्रेणी में माना गया है उनका ब्यौरा दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है। सीआरपीसी के मुताबिक अपराध की स्थिति में पुलिस जांच के दौरान दो प्रक्रियाएं अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी से संबंधित होती है। दंड प्रक्रिया संहिता की खास धाराएं क्या है, आइए देखते हैं। धारा 41B गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। धारा 41D जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसको अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हक होगा। धारा 46 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। धारा 51 गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी। धारा 55A अभियुक्त के स्वास्थ्य सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे गिरफ्तार करने वाले की होगी। धारा 58 इस धारा के अनुसार थाना पुलिस अपने उच्च अधिकारियों को वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के मामले में रिपोर्ट देगी, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत हुई हो या नहीं। धारा 108 राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार का लिखित वायदा। धारा 109 संदिग्ध और आवारागर्द व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार के लिए लिया गया वायदा। धारा 144 ये धारा शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है। जहां ये धारा लगाई जाती है वहां 4 या उससे ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। धारा 151 ये धारा सुनियोजित केसों में पहले ही गिरफ्तारी कर अपराधों पर लगाम लगाती है। बात 1976 की है, जब मंथन चल रहा था कि देश में कमजोर वर्गों के शोषण को रोका कैसे जाए। तब जरूरत महसूस हुई थी एक ऐसे कानून की जो इनकी आवाज बन सके, इनको ताकत दे और इनके हितों की वकालत कर सके। ऐसा ही एक वर्ग था बंधुआ मजदूरों का। तो इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम ने आजाद भारत में इस कुप्रथा को खत्म कर दिया। बंधुआ श्रम व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम 1976 ये कानून श्रम मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा संचालित किया जाता है। यह अधिनियम बंधुआ श्रम व्यवस्था को नागरिकों के मौलिक मानवाधिकारों का हनन मानता है और इस प्रथा को खत्म करना इसकी अकेली प्राथमिकता है। आपको बता दें कि 1975 में राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के जरिए बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगा था और बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 को लागू करके बंधुआ मजदूरी प्रणाली को 25 अक्टूबर 1975 को पूरे देश से खत्म कर दिया गया था। इस अधिनियम ने बंधुआ प्रथा को दंडनीय संज्ञेय अपराध माना, यानी इस अपराध पर दंड की व्यवस्था है। पर समस्या का यह पूरा निदान नहीं है। आजाद हुए मजदूरों को बसाना भी था। तो बंधुआ मजदूरों को
फिर से बसाने के लिए एक केंद्रीय योजना भी शुरू की गई, जिसमें राज्य सरकारों को साथ लिया गया। चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो इस अधिनियम को खास बनाती हैं। इस अधिनियम के प्रावधान के तहत बंधुआ मजदूर प्रणाली को खत्म कर प्रत्येक बंधुआ मजदूर को मुक्त करना, ऐसे किसी भी एक तरफा करार को निरस्त करना जो बंधुआ मजदूरी को प्रोत्साहित करे। इस अधिनियम ने बंधुआ ऋण और भुगतान की देनदारी भी खत्म कर दी। इस अधिनियम ने बंधुआ मजदूरों की गिरवी पड़ी संपत्ति मुक्त करा दी। इस अधिनियम के माध्यम से बंधुआ ऋण के प्रति अदायगी भी खत्म कर दी गई। राज्य सरकारें जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करती हैं और राज्य सरकारें अधिसूचना के जरिए प्रत्येक जिले और उपमंडल में सतर्कता समितियां गठित कर सकती हैं। इन सतर्कता समितियों का काम क्या है? इनका काम मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों का आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास करना है। मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों को ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों से पर्याप्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। उन अपराधों की संख्या पर नजर रखना है जिनका संज्ञान इस अधिनियम के तहत लिया गया है। उनका काम सर्वेक्षण कर उन अपराधों का पता लगाना भी है जो इस अधिनियम के तहत किए गए हैं। 17 मई 2016 को बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना में संशोधन कर वित्तीय सहायता राशि 20,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई। इसके वार्षिक बजट को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 47 करोड़ रुपए कर दिया गया। नकद सहायता को विशेष मामलों में बढ़ाकर 2 लाख रुपए, नितांत अभाव के मामलों में बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया है। एबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, इसकी इम्पोर्टेंस तो ये है ना दैट टोटली ये जो काम दिया जाता था विदाउट पेमेंट एंड अगेंस्ट लोन्स और generations were being made to work without wages. This had to stop. And it was necessary, therefore, to bring about an amendment or a law which prohibited bonded labor. So the bonded labor had to be released, they had to be rehabilitated, and there had to be a law which prohibited such a practice which was otherwise against the framework of the Constitution. जो आपका फंडामेंटल राइट्स थे, वो फंडामेंटल राइट्स जो राइट ऑफ इक्वलिटी देते हैं और राइट ऑफ लाइफ जो है, वो राइट ऑफ लाइफ को इनलार्ज करते हुए कि भी इट इज़ जस्ट नॉट एनिमल एग्जिस्टेंस बट फार बियॉन्ड दैट, उसमें ये लाया गया दैट यू कांट हैव बॉन्डेड लेबर, यू कांट कीप पीपल इन बॉन्डेज मेयरली बिकॉज दे आर पुअर। सो इसलिए ये संशोधन वाज नेसेसरी। जानकारी के लिए बता दें कि 31 मार्च 2019 तक मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों की संख्या 3,13,687 है, जबकि पुनर्वासित मजदूरों की संख्या 2,93,725 है। उन्नीस में एक ऐसा कानून लाया गया जिसका फोकस नेशनल सिक्योरिटी या राष्ट्रीय सुरक्षा पर था। इसका मकसद राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखना था, सरकार के हाथ मजबूत करना था। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 या रासुका कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि यह कानून कब लगाया जाता है, किन हालातों में लगाया जाता है और कौन व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कब खतरा माना जाता है। अक्सर दंगे होने की स्थिति में रासुका की तामील की जाती है। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को पहले 3 महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, फिर अगर जरूरत पड़े तो 3-3 महीने के लिए गिरफ्तारी की अवधि बढ़ाई जा सकती है। एक बार में 3 महीने से ज्यादा की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती। यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि अगर किसी अधिकारी ने कोई गिरफ्तारी की हो तो उसे राज्य सरकार को बताना होगा कि उसने किस आधार पर गिरफ्तारी की है। जब तक राज्य सरकार इस गिरफ्तारी का अनुमोदन न कर दे, तब तक यह गिरफ्तारी 12 दिन से ज्यादा समय की नहीं हो सकती। अगर कथित अधिकारी 5 से 10 दिन में जवाब दाखिल करता है तो इस अवधि को 12 की जगह
15 दिन किया जा सकता है। अगर रिपोर्ट को राज्य सरकार स्वीकार कर लेती है तो इसे 7 दिनों के भीतर केंद्र सरकार को भेजना होता है। इसमें इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि किस आधार पर यह आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार का इस पर क्या विचार है और यह आदेश क्यों जरूरी है। इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी की स्थिति को समझना भी जरूरी हो जाता है। अगर गिरफ्तारी की वजह पर्याप्त हो तो व्यक्ति को गिरफ्तारी की अवधि से 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। समयावधि पूरी होने से पहले ना तो सजा समाप्त की जा सकती है और न ही इसमें फेरबदल हो सकता है। सत्तर के दशक में कई जरूरी संशोधन हुए थे जिनका मकसद संविधान की सर्वोच्चता के साथ साथ इसके धर्मनिरपेक्ष और संघीय ढांचे को उजागर करना, राज्य और केंद्र के बीच में शक्ति विभाजन करना और साथ ही राष्ट्र की संप्रभुता और व्यक्तिगत आजादी के बीच के अंतर को स्पष्ट करना था। तो आइए देखते हैं इन संशोधनों को। 24वां संशोधन 1971। संसद संविधान के किसी भी भाग को जिसमें भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार भी हैं, उनका संशोधन कर सकती है। 26वां संशोधन 1971। इसके तहत पुरानी रियासतों के शासकों की विशेष उपाधियों और प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया गया। 27वां संशोधन 1971। इसके अंतर्गत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। 29वां संशोधन 1972। केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को 9वीं अनुसूची में डाला गया। 31वां संशोधन 1973। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। 32वां संशोधन 1974। संसद और विधान पालिकाओं के सदस्य द्वारा दबाव में दिए गए इस्तीफे को अवैध घोषित कर दिया गया। 35वां संशोधन 1974। सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा खत्म कर उसे भारत से संबद्ध राज्य बनाया गया। 36वां संशोधन 1975। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 39वां संशोधन 1975। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। 41वां संशोधन 1976। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 बरस कर दी गई, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु 65 बरस ही रहने दी गई। और अब बात संविधान में हुए सबसे व्यापक संशोधन की। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यह 42वां या 42nd अमेंडमेंट था, जिसे 3 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी की सरकार ने लागू किया था। 42nd अमेंडमेंट कई वजहों से विवादों में भी रहा। इस संशोधन का आधार स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशें थीं और जानकारों की माने तो यह संशोधन तत्कालीन सरकार अपनी शक्ति में इजाफा करने के इरादे से लाई थी। तो ऐसे क्या आमूलचूल बदलाव हुए थे जिसके चलते इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट से ऊपर का दर्जा दिया गया। संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को आर्टिकल 51A पार्ट 4A से जोड़ा गया। सभी विधानसभाओं और लोकसभा की सीटों की संख्या को शताब्दी के अंत तक स्थिर यानी लॉक कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 बरस कर दिया गया। इस संशोधन के तहत यह भी तय हुआ कि किसी भी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के कानून की वैधता का परीक्षण उच्च न्यायालय करेगा। यह भी निर्धारित किया गया कि किसी भी संवैधानिक वैधता के सवाल पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए और अगर न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। इस संशोधन द्वारा वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण जैसे विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट के तहत कर दिया गया।
ये भी तय हुआ कि राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार काम करेंगे। संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए गए और उसे सर्वोच्च माना गया। See, to redefine the objectives of the Constitution, what is it that we wanted to achieve, and what were we moving towards? अगर हम किस दिशा में जाना चाहते थे, उस दिशा को आगे रखते हुए we became democratic socialistic republic, and then to fulfill those needs, ये तो preamble हो गया, उसको to fulfill करने के लिए other amendments कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है, इसको एलिवेटेड दर्जा दिया गया। फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स विच वर द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल एज अ राइट देमसेल्व्स, बट डायरेक्शन तो है that the state shall try and achieve this kind of this thing, and every citizens के कुछ rights भी बनते हैं, duties, to fulfill your rights you have to have some duties, so इनको amalgamate करके right footing पर लाना it became necessary। 1978 में 44वां संशोधन लाया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति यानी नेशनल इमरजेंसी को लागू करने के लिए आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह सैन्य विद्रोह को आधार माना गया। आपात स्थिति संबंधी दूसरे प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया जिससे उनका दुरुपयोग न हो। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधेयक यानी कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 बरस से घटाकर फिर 5 बरस कर दी गई। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने का अधिकार दे दिया गया। देखिए, जो थिंकिंग एट द टाइम और जो प्रैक्टिकल वर्किंग ऑफ एट द टाइम, उसमें देखा गया कि अंतर बहुत ज़्यादा था। लिहाजा नो लॉ, कोई लॉ तो ऐसा हो नहीं सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध हो या उसकी स्पिरिट को डिफीट करता हो। लेकिन ये भी कोई लॉ ऐसा हो सकता है जो अनफेयर हो और ये ड्रैकोनियन बन जाए, या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसके साथ कोई डेडलॉक से हो जाए। इसलिए उसको एक्सप्लेन करते हुए टू मेक इट वाइडर एंड रीबैलेंस करने के लिए the amendments had to again take place। इसके अलावा इसी दशक में द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 और द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 भी आए, जिनके लक्ष्य, असर और नतीजों की तासीर आज भी महसूस की जा सकती है। 70 के दशक ने तमाम राजनीतिक और सामाजिक उतार चढ़ाव देखे थे। इस दशक में बने कानून इसकी बानगी हैं। हमने इसी दशक में इमरजेंसी देखी, उसकी विभीषिका देखी, उसके सबक लिए। हम आपको बता दें कि हम इन दशकों में जो भी आपको दिखा रहे हैं वो सार है, लबुलुआब है। हमसे त्रुटि हो सकती है। अगर आपको कोई ऐसी गलती हमारी नज़र आए तो हमें पॉइंट आउट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में 80 के दशक में बने कुछ खास अधिनियमों या कानून के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।